नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। आज किसानों के खातों में आई किसान सम्मान निधि। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज कोर्ट में होगी पेशी। कल ईडी ने किया था गिरफ्तार। नोएडा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया, कोई भी हताहत नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विवादित धार्मिक विषयों का फैसला अदालतों के द्वारा संविधान के तहत ही किया जाएगा। और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने किया राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान, कांग्रेस को दिया झटका। मोदी सरकार अपनी 8वीं सालगिरह मना रही है, तो इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी ने आज किसानों को 10 करोड़ किसान के बैंक खाते में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित होने जा रहे गरीब कल्याण सम्मेलन में दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11वीं किस्त की राशि प्रधानमंत्री ने सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त राशि ट्रांसफर करने के साथ प्रधानमंत्री इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खाते में 1.80 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है और यह रकम 2-2 हजार रुपए के 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और सत्येंद्र जैन को सोमवार को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और हवाला नेटवर्क मामले में जांच चल रही थी। यह मामला साल 2017 का है, जब सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था और इसी केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि जांच के दौरान ईडी ने पाया था कि कोलकाता की एक सेल कंपनी के जरिए सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की कंपनियों में 4 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम आई थी। करीब 16 दिन पहले इस मामले में ईडी ने कुछ सबूत उसको मिले थे और इसके बाद सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। खासतौर पर वो उस रकम का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि उनकी कंपनी में 4 करोड़ 81 लाख रुपए कहां से आए। इसी के बाद ईडी ने सोमवार को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर डर गई है और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी मामला चलाया जा रहा है। अब तक ईडी की टीम उन्हें कई बार तलब कर चुकी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन कहीं ना कहीं आग लगने की खबर सामने आती है। आज यूपी के नोएडा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। नोएडा में मंगलवार तड़के यानी कि आज सुबह एक निजी प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 7 स्थित प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में तड़के करीब 4 बजे आग लग गई। दमकल सेवा के प्रमुख अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आग तड़के करीब 4 बजे लगी, जिसकी सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और करीब 6 बजे आग पर काबू भी पा लिया गया। सिंह के मुताबिक फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और फैक्ट्री को पहुंचने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आग की वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि अंदर कोई फंसा ना हो। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और इसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसी वजह से काफी सामान जलकर राख हो गया। देश के सांस्कृतिक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विवादित धार्मिक विषयों का फैसला अदालतों के द्वारा और संविधान के तहत किया जाएगा।
फैसलों को बीजेपी सरकार लागू करेगी। वाराणसी और मथुरा में मंदिरों को वापस प्राप्त करना क्या अब भी बीजेपी का एजेंडा है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पालमपुर में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राम जन्मभूमि मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था और इसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबका साथ सबका विकास नारे को दोहराते हुए कहा कि पार्टी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ हर किसी को साथ लेकर चलना चाहती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में नड्डा ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण बीजेपी शासन की आत्मा है। और इस दौरान नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर भी थे। नड्डा ने इस अवसर पर एक थीम गीत भी जारी किया। गीत के जरिए मोदी सरकार को आधुनिक भारत का निर्माता करार दिया गया। ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा सांस्कृतिक विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा देश के सांस्कृतिक विकास की बात की है और आगे भी करेंगे। झारखंड में गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद सोमवार को चौंकाने वाला सियासी फैसला लिया। यह फैसला था राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी के तौर पर महिला नेत्री महुआ माझी के नाम का ऐलान का। 2 वजहों से यह फैसला प्रत्याशित माना जा रहा है। पहली वजह यह है कि उन्होंने महुआ माझी के नाम की घोषणा झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के साझा प्रत्याशी के बजाय झामुमो प्रत्याशी के तौर पर की है। झारखंड में 3 दल मिलकर सरकार चला रहे हैं और इसलिए गठबंधन धर्म के तहत साझा प्रत्याशी की ही उम्मीद की जा रही थी। चौंकाने की दूसरी वजह महुआ माझी का नाम, क्योंकि ऐलान के पहले उनकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं थी। राज्यसभा की इस टिकट पर गठबंधन में साझेदार कांग्रेस ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों ने बीते दिनों सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। उनसे कहा गया था कि राज्यसभा के पीछे चुनाव में गठबंधन की ओर से झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन साझा प्रत्याशी थे। इसलिए इस बार रोटेशन के आधार पर कांग्रेस कोटे से साझा प्रत्याशी की दावेदारी बनती है। हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात के कांग्रेस नेताओं से कहा कि मुख्यमंत्री का रुख सकारात्मक है। हालांकि बीते 24 घंटे में कई बार भी राजनीतिक अटकलों पर बयानबाजी होती देखी जा रही थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। आज किसानों के खातों में आई किसान सम्मान निधि। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज कोर्ट में होगी पेशी। कल ईडी ने किया था गिरफ्तार। नोएडा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया, कोई भी हताहत नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विवादित धार्मिक विषयों का फैसला अदालतों के द्वारा संविधान के तहत ही किया जाएगा। और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने किया राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान, कांग्रेस को दिया झटका। पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दिल्ली में आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में यह कार्रवाई की है और इसके बाद राजनीति भी अब तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आपका हाथ और भ्रष्टाचारियों का साथ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईमानदारी का राग अलापने वाले केजरीवाल बताएं कि इन्हें कब बर्खास्त करेंगे, कितनी देर में करेंगे और अभी तक चुप क्यों है। दिल्ली की जनता जवाब चाहती है। हालांकि आपके तमाम नेता सत्येंद्र जैन को बेकसूर और आरोपों को फर्जी बता रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा था। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब फिर शुरू कर दिया गया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले में वे 7 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन कभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीबीआई ने इसी केस में उन्हें क्लीन चिट दी है, लेकिन जैसा ही सत्येंद्र जैन हिमाचल के इंचार्ज बनाए जाते हैं,
बीजेपी उन्हें गिरफ्तार कराती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी रामपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा की प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय जिला और मंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने यहां जारी बयान में कहा कि बसपा सीमित संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धनबल पर चलने वाली विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से लगातार होता रहता है और इसलिए पार्टी और इसके जनाधार को नुमाइशी और शाह खर्ची वाली बैठकों से दूर रहकर छोटी छोटी कैडर बैठकों के बलबूते मजबूत बनाना होगा। बयान के मुताबिक बसपा की कैडर बैठक में उत्तर प्रदेश में आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया है और इसमें कहा गया है कि बसपा आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि रामपुर क्षेत्र में पार्टी को अभी और मजबूत बनाने की जरूरत है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा वहां उम्मीदवार जरूर उतारेगी। वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर से विधानसभा जीतने के बाद रामपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन करने उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। मूसेवाला की अंतिम यात्रा में लोग भावुक हो गए। फैंस ने कहा कि वो उन्हें उनके आइडियल थे। सिद्धू मूसेवाला के गांव से लगातार वीडियो और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन सबके बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के फैंस सिद्धू भाई अमर रहे के नारे भी लगा रहे हैं। साथ ही उनके अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिद्धू को आखिरी बार देखने पहुंचे उनके चाहने वाले अंतिम यात्रा में भावुक नजर आए। आसिम रियाज ने सिद्धू मूसेवाला के लिए भावुक पोस्ट भी लिखा कि मुझे याद है जब मैं चंडीगढ़ में था तो आपने मुझे रात के खाने के लिए बुलाया था। मैं सिर्फ आपको देखने के लिए मूसा पिंड आया था और आप जैसे कलाकार को देखकर मुझे कितना गर्व हुआ था। आपने मुझे अपने एल्बम मुंह स्टेप से गाने सुनाए और अपने बातचीत की। हमने एक ही प्लेट में खाना खाया और आपने मुझे मिस्सी रोटी दी। हमारे पास एक गेंद भी थी भाई वो रात। और फिर बाद में आपने मुझे बताया कि जब मैंने आपको अपना दर्द भरा ट्रैक सुनाया आसिम संगीत बनाना बंद करो, वो चीज़ हमारे और मेरे साथ रहने वाली है। सिद्धू आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं है बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और सबका साथ व सबका विकास करने वाला। उन्होंने कहा कि समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर होने के कारण प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान एवं सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा रही है। शतरुद्र प्रकाश ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक सांस्कृतिक बजट है और यह पहली सरकार है जिसने जनजातियों का संग्रहालय बनाने की व्यवस्था बजट में की है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आंतरिक कलह वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विधायकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई शामिल नहीं हुए। पिछले कुछ वक्त से कुलदीप बिश्नोई पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे और उन्होंने बागी तेवर अपना रखे। कांग्रेस ने हरियाणा से दिग्गज नेता अजय माकन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हुई मीटिंग में पार्टी विधायकों के अलावा राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का मीटिंग में शामिल नहीं होना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो कुलदीप बिश्नोई को मनाने में कामयाब हो जाएगी। पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने दावा किया कि वो कुलदीप बिश्नोई के संपर्क में बने हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में हरियाणा की पार्टी यूनिट में बड़े बदलाव किए हैं। कुमारी शैलजा के स्थान पर उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है।
तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। आज किसानों के खातों में आई किसान सम्मान निधि। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज कोर्ट में होगी पेशी। कल ईडी ने किया था गिरफ्तार। नोएडा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया, कोई भी हताहत नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विवादित धार्मिक विषयों का फैसला अदालतों के द्वारा संविधान के तहत ही किया जाएगा। और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने किया राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान, कांग्रेस को दिया झटका। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार और भयानक थी कि एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 3 महिलाएं, 4 पुरुष की जान चली गई। बरेली में हुए इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक प्रकट किया है। सीएम योगी ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रति गहरा शोक प्रकट किया और घायलों का समुचित उपचार कराए जाने का निर्देश भी दिया। यूपी के बरेली में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। बरेली में जो हुआ ये सड़क हादसा फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर हुआ। बरेली जनपद में हुए इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया। उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवारों और के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। मंदिर मस्जिद विवाद पर यूपी की 3 अलग अलग अदालतों में आज सुनवाई होनी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में टीले वाली मस्जिद और ताजमहल में एंट्री को लेकर आज सुनवाई होनी है। कहीं जमीन विवाद तो कहीं एंट्री मामले को लेकर सुनवाई होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में लॉ की पढ़ाई कर रहे 7 छात्राओं की अर्जी पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगी। इस याचिका में शाही ईदगाह को हटाकर 13.37 एकड़ भूमि सौंपने की मांग की गई है। दरअसल ये पूरा मामला 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का देखा जा सकता है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन जो है कृष्ण जन्म स्थान के पास की है, जबकि 2.5 एकड़ शाही ईदगाह के पास की है। ये मामला तब गरमाया जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की थी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, लेकिन मामला अब भी लगातार उठ रहा है। इसके अलावा लखनऊ की जिला अदालत में टीले वाली मस्जिद के पास मौजूद कुएं में पूजा करने वाली अर्जी पर फिर सुनवाई होगी। कल इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें दी गई थी, जिसके बाद आज की तारीख तय कर दी गई। दरअसल साल 2013 में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि मस्जिद को हटाकर इसे हिंदुओं को सौंपा दिया जाए और इसमें दावा किया गया कि ये पूरा परिसर शेष नागेस्ट टीलेश्वर महादेव का है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार शाम को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आने और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सड़क के कई पेड़ उखड़ गए और सड़क और हवाई यातायात भी बाधित हुआ और ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत कई इमारतों तथा वाहनों को नुकसान भी पहुंचा। वहीं इस दौरान पुलिस और दमकल विभाग के पास
बचाव के सैकड़ों फोन आए, जबकि लोगों को लुटियंस दिल्ली, आईटीओ, कश्मीरी गेट, एमबी रोड और राजघाट समेत कई इलाकों में जलभराव और पेड़ उखड़ने के कारण भारी यातायात संबंधी जाम का सामना भी करना पड़ा। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 2018 के बाद से पहली बार भीषण तूफान आया है। दिल्ली में शाम 5:30 बजे 17.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और आंधी तूफान से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सफदरजंग वेधशाला में शाम 5:40 पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान भी दर्ज किया गया। भारत में कोरोना के मामले रोजाना तौर पर 2000 के पार दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 2338 नए मामले सामने आए और 2134 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में हल्की सी तेजी देखी जा रही थी, जिसके चलते अब एक्टिव मामलों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। भारत में कुल एक्टिव केस 17,883 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,31,58,087 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 5,24,630 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,26,15,574 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 17,883 है, यानी कि इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना से काफी राहत है, क्योंकि देश भर में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जबकि देश में 19 दिसंबर 2020 को कोरोना मामले में 1 करोड़ से अधिक हो गए हैं। पिछले साल 4 मई को संक्रमित की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 193.45 करोड़ वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। एक 30 साल की महिला ने अपने पति से परेशान होकर 6 बच्चों समेत कुएं में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि महिला को गांव के लोगों ने किसी तरह बचा लिया। दरअसल सोमवार को रात 8 बजे करीब एक महिला, जिसका नाम रूना बताया जा रहा है, वो अपने 6 बच्चों को लेकर कुएं के पास गई और एक एक करके सभी बच्चों को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद वो खुद भी कूद कर आत्महत्या की उसने कोशिश की। इस दौरान पास से गुजर रहे एक शख्स ने महिला को कूदते देख स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और किसी तरह महिला को बचा लिया। वहीं पूरे घटनाक्रम में 6 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने रेस्क्यू अभियान भी चलाया। ताजा जानकारी के मुताबिक कुएं से अब तक 4 बच्चों की बॉडी को रिकवर किया गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर रेस्क्यू टीम इस वक्त घटनास्थल पर मौके पर मौजूद है और लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।